So welcome back guys to this session. Let us start density calculations. Guys जब हम density calculation की बात कर रहे हैं हमें तीन तरह की densities का calculation यहाँ पर करना है. पहली है volume density, फिर है planar density और फिर है linear density. Okay guys चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली density का जो calculation है वो है volume density. First is volume density. So guys, it is defined as rho v. It is weight of average number of atoms. Weight of average number of atoms in a unit cell to the, in grams obviously, volume of unit cell in centimeter cube. So volume density is defined in gram per centimeter cube. So guys, when you are going to see this weight of average number of atoms, तो सबसे पहले हम लिखेंगे average number of atoms into atomic weight. Here this is atoms. Atomic weight is gram per mole of atom. Obviously atomic weight जो होता है वो एक मोल एटम्स का वेट होता है ना, डिवाइडेड बाय इट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. अब गाइस ये तो ग्राम पर मोल ऑफ एटम्स है, तो हमें तो एक यूनिट सेल के लिए हम जो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी निकाल रहे हैं ये तो मोल भी आ रहा है ना, यूनिट में क्या आ रहा है एटम्स ग्राम पर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मोल हमें हटाना है. मैंने just multiplied with Avogadro number 6.023 10 power 23. This is basically number of atoms per mole. अब गाइस ये एटम से एटम कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, यूनिट बचेगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय a क्यूब into 6.023 into 10 power 23 gram per centimeter cube. Guys, this is volume density. This is volume density. So dear, ये तो है volume density. अब बात करते हैं planar density. जब हम बात प्लेनर डेंसिटी की करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज इट इज एवरेज नंबर ऑफ एटम्स whose centers are intercepted by average number of atoms whose centers are intercepted by the plane to the area of plane. And guys, जब मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया है तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम एक यूनिट सेल की बात करते हैं, when we are talking about a unit cell, so dear एक यूनिट सेल में अगर मैं इसको x, इसको y, इसको z तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बना रहा हूँ, मेजर स्टडी हमारा क्यूबिक का मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको. सो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास a b c d e f g h. तो अगर आप a b c d को प्लेन को देखो, if you are going to see plane a b c d, तो गाइस इसका एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता है लैटिस पैरामीटर इज a, आप लिख दोगे a स्क्वायर. और एवरेज नंबर ऑफ एटम हुज सेंटर्स आर इंटरसेप्टेड बाय द प्लेन, मतलब ऐसे एटम जिनका सेंटर उस प्लेन पे लाई करता है, बस उन एटम्स का भी एवरेज मतलब उतना ही पार्ट लेना जितना उस प्लेन में आए. तो ए बी सी डी के लिए जब मैं प्लेनर डेंसिटी निकालूंगा तो उसका एरिया अलग है और उसके लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम, इसको मैं नाम दे देता हूं लेट अस से एन एवरेज.
तो ये जो एटम्स है उसके अलग होंगे ना भाई, कुछ वैल्यू होगी, निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखेंगे बाद में। बट गाइस इसी तरीके से अगर मैं प्लेन ले लूं EFGH, वो तो इसके जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABCD और EFGH एक जैसे है, उसका भी एरिया ही है, उसके जैसा ही आएगा। बट गाइस सिर्फ एक प्लेन ही है, एक ऐसा प्लेन भी तो बनता है इसके अंदर, ये भी तो एक प्लेन है। अगर मैं बात करूं कल को किसी और प्लेन की, जैसे कि प्लेन है AFGD, अब इस प्लेन का एरिया तो अलग हो जाएगा, ये A है ये A है, तो ये कितना √2 है और ये अभी भी A है, तो इसका एरिया हो जाएगा √2 × A स्क्वायर, √2 × A स्क्वायर। और ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर अलग सेंटर्स के एवरेज आइटम्स आएंगे, मतलब सेंटर आएंगे। जैसे अगर आप इस AFGD की बात करो तो इसमें बॉडी सेंटर आइटम का सेंटर आएगा, कॉर्नर आइटम्स के सेंटर भी इस पे लाई करेंगे, फेस सेंटर नहीं आएगा। अगर मैं ABCD की बात करूं तो इसमें फेस सेंटर का सेंटर आएगा, कॉर्नर का आएगा, बॉडी सेंटर का नहीं आएगा। सो गाइस डिफरेंट प्लेन पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट होगा, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होगा। और इसी तरीके से मैं आपको एक और प्लेन भी दिखा सकता हूं। अब ऐसा नहीं है AFGD जैसा कोई एक ही प्लेन है, ऐसा एक और प्लेन भी हो सकता है। अगर आप इसको बनाएं EBCH, ये भी वैसा ही प्लेन है। तो एक जैसे कई सारे प्लेन है। एक तीसरी टाइप का प्लेन ये भी हो सकता है, जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है, इसका नाम है प्लेन DEG। इस प्लेन की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेन जो है ये बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड √2 है। देखिए आपको डायगोनल जो है, हर फेस का डायगोनल तो है ये। अब इन तीनों को मिला के जो प्लेन बन रहा है, इस पे फेस सेंटर एटम्स और कॉर्नर एटम्स के सेंटर आएंगे, बॉडी सेंटर का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा। सो गाइस प्लेन DEG की अगर हम बात करें, हाँ मैं बताऊंगा बाद में ऑब्वियसली, तो अभी आएगा नहीं आएगा अभी नहीं पता, देखेंगे बाद में आएगा कि जाएगा, सब कुछ बताऊंगा, मुझे पता है पर अभी नहीं बता बात ये। तो प्लेन DEG की अगर हम बात करें तो प्लेन DEG में अगर हम बात करें तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/2 साइड का स्क्वायर, ये होता है क्या, और √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर क्या होता है। तो जो भी होता है अगर आप उससे देख रहे हो, मैं आपको इतना बता दूं कि जो साइड है इसकी वो क्या है, √2 है, साइड इज √2 है। ओके, तो अगर इसका एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर, तो ये क्या है √2A, तो √3/4 A नहीं साइड का स्क्वायर लिखो इसको, तो साइड अगर √2A है तो √2A का स्क्वायर, ये √3/2A का स्क्वायर, तो ये आ गया एरिया। मतलब अब ऐसा भी कोई एक प्लेन थोड़ी होगा, दूसरा भी ऐसा प्लेन बन सकता है HFC करके, कई प्लेन बन सकते हैं। मतलब ऐसे प्लेन जिनका एरिया A स्क्वायर है, ये भी कई ऐसे प्लेन हो सकते हैं। ऐसे प्लेन जिनका एरिया √2A स्क्वायर है, ऑब्वियसली बात है एवरेज नंबर ऑफ एटम भी डिफरेंट ही होगा, ऐसे भी बहुत सारे प्लेन हैं और ऐसे भी बहुत सारे प्लेन हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ टाइप्स ऑफ प्लेन है और एक टाइप के कई प्लेन इसमें प्रेजेंट है। तो अब जब एक टाइप के कई प्लेन्स हैं, तो अगर मैं उन टाइप्स की प्लेन्स के लिए प्लेनर डेंसिटी का कैलकुलेशन कर लूं, तो वैसा प्लेन दिखते ही मैं डेंसिटी बोल दूंगा कि इसकी डेंसिटी तो ये है। तो क्योंकि वॉल्यूम में तो एक पूरा वॉल्यूम था, सोचना ही नहीं था। अब इसमें क्या कई तरह के प्लेन है, तो जब कई तरह के प्लेन होते हैं, जैसे अब सब ह्यूमन बीइंग है, तो हमने अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना नाम रखा हुआ है, मेरा कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है, किसी और का कुछ नाम है, तो उस नाम से वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो यहाँ भी क्योंकि एक यूनिट सेल में कई तरह के प्लेन थे, तो इन प्लेन्स का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी था। भाई कोई मुझसे पूछे इस प्लेन की प्लेनर डेंसिटी क्या है, तो वो इस कुछ थोड़ी बोलेगा, वो उस प्लेन का आइडेंटिफिकेशन बोलेगा। जैसे मैं पूछूं तुम्हारा नाम है, मान लो लेटर से तुम्हारा कोई नाम है जैसे रोहन, रोहन के कितने मार्क्स हैं, तो रोहन इज द नेम स्पेसिफाइड फॉर यू। सो डियर सिमिलरली अगर इन प्लेन्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि इस प्लेन, ऐसे वाले प्लेन जिसका एरिया है स्क्वायर, उसको मैं ये बोलूंगा, ऐसे प्लेन जिसका एरिया √2A स्क्वायर, उसको मैं ये बोलूंगा, ऐसे प्लेन जिसका एरिया √3/2A स्क्वायर, उसको मैं ये बोलूंगा। अगर इस तरह का आइडेंटिफिकेशन मुझे मिल जाता है कि इस तरह के प्लेन को मैं ये नाम दूंगा, तो गाइस काम मेरा आसान हो जाएगा। फिर मुझे बस इतना करना है कि इंडिविजुअली टाइप्स ऑफ प्लेन जो है उनकी डेंसिटी निकाल के रख दो। फिर कोई भी मुझसे पूछेगा भाई इस तरह के प्लेन का, मैं डेंसिटी बता दूंगा, उस तरह के प्लेन का मैं डेंसिटी बता दूंगा, इस तरह के प्लेन का मैं डेंसिटी बता दूंगा। सो गाइस आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, और इस आइडेंटिफिकेशन का काम का जिम्मेदारी लिया मिलर्स ने, और मिलर ने कुछ इंडेक्स नंबर दिए, जिससे उसने कहा कि अब आप आगे से इन प्लेन्स को इन इंडेक्स नंबर से पहचानोगे, और उनको मिलर इंडाइसिस का नाम दिया गया।
सो गाइस माय नेक्स्ट हेडिंग इज मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन्स। जब तक मैं इनको आइडेंटिफाई नहीं कर लेता मैं इनकी डेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, और डेंसिटी कैलकुलेट करने से पहले मिलर इंडाइसेस पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट लेट अस डिस्कस मिलर इंडाइसेस, देन आफ्टर मिलर इंडाइसेस आई विल बी टीचिंग यू हाउ मिलर इंडाइसेस आर फाउंड आउट। फिर हमारे कौन-कौन से जो प्लेन पॉसिबल है उन सबकी हम डेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे, जिसके साथ हमारा प्लेनर डेंसिटी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। यस गाइस, तो अब हम मिलर इंडाइसेस फॉर प्लेन्स का कैलकुलेशंस और पहले डिफाइन करना सीखेंगे। सो गाइस मिलर इंडाइसेस फॉर प्लेन्स आर डिफाइंड लाइक इन दिस वे। दे आर आई एम सेइंग rationalized, they are rationalized reciprocals of fractional intercepts of this is rationalized reciprocal of fractional intercepts of plane in all the crystallographic axis so it is rationalized reciprocal of fractional intercept of plane in all the crystallographic axis shown in a bracket, छोटे वाली ब्रैकेट में शो करते हैं, और वो भी without any separating comma, it is like HKL without any separating comma, HKL. So guys definition I don't know आपको समझ आई कि नहीं आई, जनरली नहीं आती लोगों को सुन करके, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो जरूर आ जाएगी। सो गाइस आप जानते हो अगर मैं एक यूनिट सेल बना दूं तो इस तरीके से मैं बनाता हूं यूनिट सेल, आप देख ही रहे हो ये यूनिट सेल है। आई एम सेइंग दिस इज x y, आपको पता राइट हैंड थंब रूल फॉलो करता है, x की तरफ फिंगर करो y की तरफ घुमाओ तो z विल गिव यू, दिस थंब विल गिव यू पॉजिटिव z डायरेक्शन। कल को मैं इसको x और इसको y ले लूं तो x की तरफ फिंगर y की तरफ घुमाऊंगा z नीचे की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, इसको x इसको y ले लूं तो हां z की तरफ फिंगर x की तरफ फिंगर y की तरफ घुमाओ फिर z पॉजिटिव रहेगा। मतलब मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चूज कर सकता हूं, मैं ये भी चूज कर सकता हूं x y ओके, नहीं तो इसके अलावा करूंगा तो फिर z नीचे की तरफ प्लस रहेगा। सो गाइस यहां पे मैं बहुत सारे प्लेन्स की बात कर रहा हूं, लेट अस से a b c d, अब इसमें तो एक ही निकालूंगा ऑब्वियस सी बात है, e f g h। सो गाइस सबसे पहले किसी ने मुझे कहा कि भाई ये जो आपने लंबी थोड़ी फालतू की बात लिखी है इसका मतलब समझाओ किसी प्लेन को लेकर के। मैं बिल्कुल समझाएंगे। प्लेन ए बी सी डी को देखो जरा, प्लेन ए बी सी डी, मैं आपसे पूछूं इसका एरिया कितना है, ए स्क्वायर। अब मैंने कहा इस प्लेन को देखो, डेफिनेशन को समझना जरा, इस डेफिनेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट्स in all the three crystallographic axes, x y z are the crystallographic axes। तो देखो डेफिनेशन का मतलब समझ आया। अब जरा देखना, अब मैं आपसे पूछता हूं ABCD का x y z पे फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट मतलब वो कहां पे कट कर रहा है। अब ध्यान से देखो ABCD एक प्लेन है कुछ इस तरीके से, और ABCD प्लेन के साथ एक एक्स एक्सिस ऐसे, ये एक्स एक्सिस है ऐसे, और ये ABCD प्लेन है। अगर आप फील कर पा रहे हो तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एक को ऊपर करके दिखा रहा हूं ताकि फील आए आपको। तो एक एक्स एक्सिस है और दूसरा एक ABCD प्लेन है, दोनों पैरेलल है। दो पैरेलल चीजें कहां पे मिलती हैं? इनफाइनाइट पे, इंफिनिटी पे ना। तो एक्स एक्सिस पे ABCD प्लेन कहां कट करेगा? इंफिनिटी पे। y एक्सिस पे ABCD प्लेन कहां कट करेगा? ये y एक्सिस है, ये ABCD प्लेन है, कहां कट करेगा? इंफिनिटी पे, पैरेलल है। z एक्सिस पे ABCD प्लेन कहां कट कर रहा है? यहां पे कट कर रहा है भैया। अभी कट कहां पे कर रहा है? a डिस्टेंस पे, क्योंकि साइड a है ना भाई। बट गाइस a की जो वैल्यू है ना वो बहुत ही अजीब होती है। मतलब जब हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1.27654
एंगस्ट्रॉम। अब बार बार ये लिखूंगा अच्छा थोड़ी लगेगा, 1.27, और हो सकता है इसमें भी एक आधी डिजिट गलत से लिख दी हो मैंने, क्योंकि याद करने वाली चीज याद कर रहा है तो इसको कोई जरूरत नहीं है। तो 1.276547 इस तरह की वैल्यू आएगी कुछ, ये a की वैल्यू है। तो गाइस बार बार ये गंदी वैल्यू लिखने से अच्छा है मैं a की जगह 1 लिख दूंगा। अब इसका मतलब नहीं कि ये 1 है, बस उसको अच्छा दिखाने के लिए मैं लिखूंगा 1, पर मुझे पता है इसलिए मैं 1 का मतलब a है, आई नो दैट। ओके गाइस, तो मैं लिखूंगा 1 बस। तो अगर ये a पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इट इज 1, a विल बी कंसीडर्ड टू बी 1। पर जब फाइनल कभी किसी को बताने की बारी आएगी तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि a के बराबर है, पर मिलर इंडाइसिस में मैं इसको 1 ही मान लूंगा। अब इनका रेसिप्रोकल ले लो, 1 by infinity 1 by infinity 1 by 1। अब 1 by infinity 0 होता है, 0 होता है, 1 होता है, ये ऑलरेडी रेशनलाइज है, ऑलरेडी रेशनल नंबर है सारे, तो 0 0 1 कोई जरूरत नहीं रेशनलाइज करने की, और इनको शॉर्ट फॉर्म में HKL जो हमने लिखा विदाउट सेपरेटिंग कोमा दिखा दो। तो ये मिलर इंडाइसिस है प्लेन ABCD। These are Miller indices for plane ABCD। गाइस जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ABCD प्लेन के मिलर इंडाइसेस हैं, तो इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान है कि इसमें 2 बार 0 आया है और 1 बार 1 आया है। और आप देखना कोई भी प्लेन जिसके मिलर इंडाइसेस में 2 बार 0 और 1 बार 1 होगा, अभी तो मैं बता रहा हूं, आगे ऑब्जर्व करना है आपको। ये किसी भी ऐसे प्लेन के जिसके मिलर इंडाइसेस में 2 बार 0 1 बार 1 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, उसका एरिया a स्क्वायर ही होगा। और इवन उसके अंदर जब हम एवरेज नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे वो भी सेम ही आएंगे, डेंसिटी भी उनकी सेम ही रहेगी। मतलब जब तक 2 बार 0 1 बार 1 है, ऐसे प्लेन्स को हम एक ही श्रेणी में रखेंगे। ओके, इस चीज को मैं और कराता रहूंगा आपको वेरीफाई, ऐसी हवा में नहीं तीर चला रहे, वेरीफाई कराऊंगा। चलिए देखते हैं अगला केस। होप ये समझ आ गया होगा, कई बार मिलर इंडेक्स निकालूंगा, आपको याद हो जाएगा प्रोसेस क्या है। चलिए देखते हैं, चलिए गाइस देखते हैं। अब अगला प्लेन जिसका मिलर इंडेक्स निकालना चाहते हैं वो है BFGC। सो प्लेन BFGC, अब कई प्लेन्स का निकालेंगे, आपको आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले लिखेंगे हम रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट्स। in all the crystallographic axis। so dear, अगर हम बात कर रहे हैं प्लेन BFGC की, तो BFGC का x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है, क्योंकि क्यूबिक सेल में सारी साइड्स तो a है और a को 1 मानते हैं, तो x एक्सिस पे 1 पे कट कर रहा है, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 1 है। y एक्सिस पे अगर देखें तो ये y एक्सिस है भाई, ये x है, ये y और ये z है, तो y एक्सिस तो पैरेलल जाएगा BFGC प्लेन हमेशा। पैरेलल मतलब इंफिनिटी पे मिलेंगे। z एक्सिस ये रही भाई, ये प्लेन है, ये भी दोनों पैरेलल ही जाएंगे, तो इंफिनिटी इज द इंटरसेप्ट। रेसिप्रोकल विल बी 1 by 1 1 by infinity 1 by infinity, ऑलरेडी रेशनलाइज है तो 1 0 0, तो इस प्लेन के भी जो मिलर इंडेक्स हो गए 1 0 0। और आप एक बार देखो इस प्लेन का एरिया, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये साइड है, ये साइड है, एरिया कितना है भैया, देख के बोल दोगे ये स्क्वायर। और एक बार फिर आप देख लो, इसमें 2 बार 0 और 1 बार 1 आ रहा है। जब तक 2 बार 0 और 1 बार 1 आएगा तब तक एरिया ये स्क्वायर रहेगा, प्लेनर डेंसिटी भी वही रहेगी, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स भी वही रहेंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, जब कैलकुलेशन करूंगा तो आपको खुद फील होगी ऐसा क्यों है। ओके, सो गाइस ये पहचान हो गई कि एक तरह के प्लेन वो होते हैं जिनके मिलर इंडेक्स नंबर में 2 बार 0 और 1 बार 1 आता है, और ऐसे प्लेन्स का एरिया होता है a स्क्वायर, और उन सबकी प्लेनर डेंसिटी भी सेम होती है। सो गाइस अब मैंने कहा कोई दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन लेते हैं, 2 तो ले चुके। दिस टाइम द प्लेन इज EFBA। मैंने कहा फिर वही लिख दो, रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल
of all the fractional intercepts on all three crystallographic axes. So dear, इस बार अगर हम बात कर रहे हैं तो EFBA का जो प्लेन है EFBA वो x एक्सिस की, तो देखो ये EFBA ये वाला प्लेन है, ये x एक्सिस की तो पैरेलल जाएगा थ्रू आउट, तो x इंटरसेप्ट x एक्सिस का इंटरसेप्ट इंफिनिटी, y एक्सिस पे 1 पे कट कर रहा है, z पे भी इंफिनिटी, 1 पे नहीं a पे कट कर रहा है, पर a का मतलब क्या है 1. सो डियर रेसिप्रोकल हो गए 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय 1 और 1 बाय इंफिनिटी, 0 1 और 0. एक बार फिर से आप देख लो, मिलर इंडाइसिस आगे 0 1 0, कोमा लगाना नहीं होता, और इस प्लेन का एरिया भी आप लिख के ले लो, ये स्क्वायर है, और डेंसिटी भी वही आएगी जो इस प्लेन की आएगी. तो गाइस जब तक 2 बार 0 और 1 बार 1, तब तक डेंसिटी यही 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 और यही रहने वाली है, लिख के ले लो इस बार. अब डेंसिटी क्या रहेगी वो निकालेंगे, पर सेम रहेगी जो भी रहेगी. गाइस मैंने कहा थोड़ा सा प्लेन चेंज करते हैं, बहुत हो गया एक जैसे प्लेन. अब ये वाला प्लेन ले लेते हैं. खास बात क्या है इस प्लेन में, एरिया चेंज हुआ है. प्लेन AFGD, एरिया दिस टाइम इज √2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर. देख के पता लग रहा है एरिया √2a स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये वाला जो डायगोनल है ना, ये √2a है और ये हाइट a है, तो एरिया इज गोइंग टू बी √2a स्क्वायर. है तो रेक्टेंगुलर ही है. सो डियर एक बार फिर से डिफाइन करेंगे. इट इज डिफाइंड एज rationalized reciprocal of fractional intercepts on all the crystallographic axis. So dear, इसकी अगर हम बात करेंगे, x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है? a पर. a मतलब 1. y एक्सिस पे तो कट ही नहीं कर रहा, y एक्सिस तो पैरेलल जा रहा है थ्रू आउट इंफिनिटी. z एक्सिस पे कहां कट कर रहा है? a पर. a मतलब 1. रेसिप्रोकल विल बी 1 by 1, 1 by infinity and 1 by 1. रेशनलाइज अगेन 1 0 1. गाइस इस पर ध्यान से देखो, 2 बार 1 और 1 बार 0, एरिया चेंज हुआ कि नहीं? जब तक 2 बार 0 1 बार 1 था, एरिया a स्क्वायर आ रहा था. जब 2 बार 1 और 1 बार 0 आएगा, एरिया √2a स्क्वायर आएगा. ऐसे कितने भी प्लेन हो, अब 1 की पोजीशन चाहे 1 1 0 हो, चाहे 0 1 1 हो, चाहे 1 0 1 हो, कितना भी चेंज हो जाएगा, इस एरिया चेंज नहीं होगा, ना ही डेंसिटी चेंज होगी. क्योंकि यहाँ पर नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर में कितने 0 और कितने 1 है वो इंपॉर्टेंट है बस. क्योंकि पैरेलल प्लेन्स आर हैविंग गोइंग टू बी, पैरेलल प्लेन्स आर गोइंग टू हैव सेम प्लेनर डेंसिटी. तो उनका पैरेलल प्लेन्स का 1 0 का नंबर सेम रहेगा, पोजीशन इधर उधर हो सकती है. भाई पहले वो x एक्सिस के पैरेलल था, y z पे इंटरसेक्ट कर रहा था, कल को y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, x z को इंटरसेक्ट करेगा, कल को z एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, x y को इंटरसेक्ट करेगा. तो ऐसा करने से 1 और 0 की पोजीशन जरूर चेंज होती रहेगी, बट वो प्लेन तो एक ही तरह के तो रहेंगे ना, इनकी एरिया और डेंसिटी चेंज नहीं होगी. क्यों? बिकॉज ऑफ सिमेट्री. इसलिए तो यूनिट सेल को हम पढ़ते हैं, क्योंकि यूनिट सेल को कई बार रिपीट करने में हमें क्रिस्टलिटीज मिल जाता है. क्लियर? सो गाइस दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट. अब इसी तरीके का हम एक और प्लेन भी ले सकते हैं, है ना? इफ वी टेक वन मोर प्लेन ऑफ दैट काइंड ले सकते हैं, पर एक जैसे प्लेन लेने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं. अब हम प्लेन लेते हैं स्पेशल वाला, √3/2a स्क्वायर वाला. ये दिस इज EDG. नाउ वी आर कंसीडरिंग प्लेन EDG जिसका एरिया है √3/2a स्क्वायर. डियर डेफिनेशन आज भी वही है जो कल थी, रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट्स ऑन ऑल द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. इस प्लेन का देखो x एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? a पर. a मतलब 1. y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? a पर. a मतलब 1. z एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? a पर. a मतलब 1. रेसिप्रोकल
रेशनलाइज्ड मिलर इंडेक्स 111 गाइस तीनों 1 कोई जीरो नहीं एरिया रूट 3/2 a स्क्वायर देखो एरिया बिल्कुल अलग है तीसरी तरह का प्लेन है ये सो गाइस यही तीन तरह के प्लेन मल्टीपल टाइम्स आपको मिलेंगे इस एक यूनिट सेल में तो मिलर ने बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकाला सबको बड़ा मजा आ रहा था इस काम में आपको भी बड़ा मजा आ रहा होगा कि सर कितना आसान है निकालना एंड गाइस मिलर वाज गिविंग प्रेजेंटेशन ऑन प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन चल रही थी चलती प्रेजेंटेशन में बता रहे थे देखो हमने तरीका ढूंढ निकाला इस तरीके से आप किसी भी प्लेन की पहचान कर सकते हो ऑल वर वेरी वेरी हैप्पी चलती प्रेजेंटेशन में किसी ने कुछ पूछ लिया और सोचने पर विवश कर दिया वो बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसा क्या पूछ लिया था कि मिलर को भी सोचने में विवश होना पड़ा था और ऑन द स्पॉट मिलर हैज गिवन द सॉल्यूशन मिलर थे ना वो आप या मैं थोड़ी थे so on the spot they have given the wonderful solution I'm telling you that let us see चलिए गाइस अब कुछ स्पेशल प्लेन्स के बारे में बात करते हैं अब मैं एक प्लेन ले रहा हूं जो कि है EHGF प्लेन EHGF गाइस उसी डेफिनेशन से चलेंगे रेशनलाइज्ड reciprocals of fractional intercepts in all the crystallographic axis अब गाइस अगर आप EFGH प्लेन की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं पूछूं इसका इंटरसेप्ट क्या है और मैं लिख के दे सकता हूं आप में से 99.99% स्टूडेंट के दिल में आ रहा होगा कि बोल दे सर ए ही तो है ये दिख रहा होगा कोई देखो सर ए ही तो है और आप लिख भी देंगे ए मैं बोलूंगा ए मतलब 1 आप बोलोगे सर 1 सही है मैंने कहा y एक्सिस पे बोलोगे सर दिख तो रहा है इसमें मुश्किल क्या है कैसी बातें कर रहे हो आप 1 z एक्सिस पे ऑब्वियसली 0 उसमें कैसी बातें कर रहे हो सही तो है और गाइस आप इसको देखते हुए कर दोगे रेसिप्रोकल 1/1 1/1 1/0 और आप बोलोगे सर सही तो है देखो 1 1 इंफिनिटी और आप बोलोगे सर हो गया देखो 1 1 इंफिनिटी और मैं बोलूंगा गाइस यू हैव मेड अ ब्लंडर और हर बार जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते ही करते हैं कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है जो सच बोल पाता है जो सही बोल पाता है सच तो आप अपनी सच ही बोल रहे हैं ये गलत हो जाएगा गाइस गलती क्या है बताता हूं आपको फिर से बनानी पड़ेगी टेबल rationalized reciprocal of fractional intercepts on all the crystallographic axes अब तो याद होगी होगी डेफिनेशन तो सो डियर इस बार x एक्सिस पे अगर आप इंटरसेप्ट देख रहे हो ना तो वो 1 नहीं है वो 0 से लेकर 1 तक हर एक पॉइंट है क्योंकि x एक्सिस भी वो हर एक पॉइंट पे कट कर रही है तो इंटरसेप्ट पे आप लिखोगे 0 to 1 y एक्सिस में भी वो 0 से लेकर 1 तक हर पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है भैया प्लेन तो y में भी आप लिखोगे 0 to 1 z में ऑब्वियसली एक ही पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है प्लेन वो है 0 तो आप लिखोगे 0 अब रेसिप्रोकल ऑफ 1 फ्रॉम 0 to 1 1 by 0 to 1 1 by 0 भाई 0 से लेकर 1 तक कितने नंबर है इनफाइनाइट एक एक का रेसिप्रोकल होगा तो कितनी चॉइस आएगी इनफाइनाइट अगर एक चीज की वैल्यू 10 हो 20 हो 25 हो इसका मतलब उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते तो आप इसको क्या डिफाइन करोगे इट इज इनडिटरमिनेट निकाल ही नहीं सकते भाई 1 by 0 to 1 क्या होता है 1 by 0 करोगे इंफिनिटी आएगा 1 by 1 करोगे 1 तो 1 से इंफिनिटी तक के सारे नंबर आ गए तो बोलोगे क्या भाई इसको कुछ भी नहीं बोल सकते इनडिटरमिनेट this is also indeterminate this is infinity so dear indeterminate infinity I infinity चलती प्रेजेंटेशन में मिलर से पूछ लिया गया था बताइए EFGH का मिलर इंडेक्स नंबर क्या होगा और ये कंडीशन आगे सामने but guys he was a great researcher और उन्होंने जब इसके बारे में सोचा तो उन्होंने कहा भाई मेरे नंबर बताते क्या है टाइप ऑफ प्लेन तो बताते हैं भाई उनके प्लेन क्या बताते हैं टाइप ऑफ प्लेन मतलब
नंबर ऑफ 0 1 का क्या मतलब था कि वो ये बताता है किस तरह का प्लेन है। और आपको पता है अगर एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे, तो सारे पैरेलल प्लेन का जो डेंसिटी है वो सेम आना है। उनके इंडेक्स नंबर डिफरेंट हो सकते हैं और उनकी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो ठीक है, उस प्लेन की नहीं निकाल पा रहा तो उसके आगे वाले, उसके पीछे वाले प्लेन की निकाल देता हूँ। तो ऑन द स्पॉट माय डियर उन्होंने क्लिक करते हुए बोला कि भाई मेरा जो नंबर है वो कोई टेक्निकल चीज थोड़ी बताता है, वो बताता क्या है, कहीं ना कहीं वो एक टाइप ऑफ प्लेन ही तो बता रहे हैं। आइडेंटिफाई तो करना है आपको प्लेन। और आपको पता है एक तरह के 100 प्लेन है, एक प्लेन का नहीं बता पा रहे तो वैसे वैसे दूसरे प्लेन का बता दो। तो उन्होंने तुरंत कहा कि अगर ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए तो आप ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हो एक बार, और वो शिफ्टिंग इस तरीके से होगी कि दोबारा ऐसी कंडीशन नहीं आए इस केस के लिए। और ये शिफ्टिंग सिर्फ इंस्टेंट है, तो सिर्फ इसके मिलर इंडेक्स नंबर निकालने के लिए आप कर सकते हो, उसके बाद ओरिजिन अपनी असली पोजीशन पे ही रहेगा। मतलब थोड़ी देर के लिए इसके मिरर इंडेक्स निकालने के लिए हम ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं, और वो शिफ्टिंग इस तरीके से हो कि दोबारा ये कंडीशन नहीं आए। मैंने कहा एक काम करते हैं, ओरिजिन को एक यूनिट आगे शिफ्ट करते हैं जेड एक्सिस की तरफ। अब अगर ओरिजिन को मैं आगे शिफ्ट कर दूं तो अब ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी जेड एक्सिस। जैसे मैं इसको आगे शिफ्ट करूंगा, अब अगर मैं प्लेन EFGH को देखूंगा, अब अगर ये आगे आ चुका है तो ये अब मेरी एक्स एक्सिस है, तो ये जो EFGH वाला प्लेन है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ना। तो अब आप क्या लिखोगे, अब ये 0 to 1 की जगह क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, क्योंकि पैरेलल चीजें कहां कट कर दी है, इंफिनिटी पे। y एक्सिस के भी तो ये प्लेन अब पैरेलल हो गया, अब ये प्लेन पीछे है, y एक्सिस आगे आ गई, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल पैरेलल, मतलब फिर से इंफिनिटी। पर z एक्सिस की बात करें तो z एक्सिस ये है। अब देखो z एक्सिस पे ये प्लेन कहां कट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में -1 पे, तो ये -1 हो जाएगा अगर ये ओरिजिन हो चुका है तो। सो गाइस यू विल बी राइटिंग एज -1। तो जब आप ऐसा लिखोगे तो ये जो ये है ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय इंफिनिटी, ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय इंफिनिटी, क्या हो जाएगा 1 बाय -1। तो 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 बाय इंफिनिटी 0, इट इज -1। तो मिलर इंडेक्स नंबर को लिख सकते हैं 0 0 1 बार, 1 बार मतलब -1। तो इसको देखो 2 बार 0 1 बार 1। प्लस माइनस से मतलब क्या है गाइस, मैंने पहले ही कहा ना, मकसद है टाइप ऑफ प्लेन को आइडेंटिफाई करना। और मुझे पता है अगर 2 बार 0 और 1 बार 1 होंगे तो एरिया होगा a² और प्लेनर डेंसिटी भी अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करूंगा तो पता लग जाएगी क्या होगी। बट जो भी होगी ऐसे हर प्लेन की डेंसिटी यही रहने वाली है। बट माइंड इट, आपको शिफ्टिंग ऐसी करनी कि सेम कंडीशन दोबारा ना आए। अगर गलती से आपने ये शिफ्टिंग आगे की जगह ऊपर की तरफ कर दी गई होती तो एक्स एक्सिस में अभी भी कोई चेंज नहीं आता, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट अभी भी 0 से 1 तक रहता, इसलिए ऊपर नहीं लेके गए, आगे लेके आए। समझ गए? अगर एक यूनिट में एक्स एक्सिस में आगे ले जाता है ऐसे तो भी वाई एक्सिस में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि वाई एक्सिस पे तब भी 0 से 1 तक हर पॉइंट पे कट करता, इसलिए यहां भी नहीं लेके गए। इसलिए जेड एक्सिस में आगे या पीछे ले जाओगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज कोई ऐसा और भी आप चेंज ढूंढ सकते हो, एक ही जगह 2 यूनिट आगे 2 यूनिट पीछे, तो भी बात वही रहती है भैया। रेशनलाइज में आपको मिलेंगे नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ 1। सो गाइस दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन। अब कल को आप ऐसे ही कोई और भी प्लेन ले सकते थे, आप कल को ले सकते थे कौन सा प्लेन, आप ले लो प्लेन EHCB। अगर ये प्लेन लोगे तो भी आप क्या लिखोगे, रेशनलाइज और रेसिप्रोकल of fractional intercepts on all the crystallographic axes. So guys, इंटरसेप्ट अगर आप देखोगे अब ओरिजिन नहीं चेंज होना है, ओरिजिन जो था वही रहेगा। सिर्फ इस एक केस के लिए इंस्टेंट ओरिजिन चेंज करते हैं, फिर ओरिजिन को वापस भेज देते हैं। असली ओरिजिन जहां था वही रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कुछ देर के लिए नया ओरिजिन लिया था, अब ओरिजिन फिर पुराने वाली जगह जा चुका है। अब इन सारी चीजों को भूल जाओ, फिर ओरिजिन वही है जहां पहले था। तो ये चीजें इंस्टेंट होती है कुछ देर के लिए बस, ठीक है, जब तक आप मिलर इंडेक्स नंबर निकाल नहीं लेते। अब चीजें फिर वही की वही है, फिर वही ओरिजिन है। अब अगर आप जो प्लेन चूज कर रहे हो वो ये वाला प्लेन है, ध्यान से देखिए, EBHC। अब अगर इसको देखोगे तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 0 है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 0 to 1 है, और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, और जेड एक्सिस द इंटरसेप्ट इज इट देयर ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 0, यस 0। तो अब देखो फिर क्या आएगा, 1/0 1/0 to 1 1/0, तो इट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट, इंफिनिटी।
फिर तकलीफ हुई, फिर ओरिजिन को शिफ्ट कर दो कुछ देर के लिए ताकि ये कंडीशंस के लिए आप मिलर इंडेक्स नंबर निकाल पाओ। कुछ देर के लिए आप ओरिजिन को शिफ्ट करना और ऐसे शिफ्ट करना है कि दोबारा ये कंडीशन नहीं आए। मैंने कहा फिर से ओरिजिन को अगर थोड़ी देर के लिए आगे ले आए तो देखो शायद हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है मुझे। तो अब देखो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है a, मतलब क्या लिख लोगे 1। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है इंफिनिटी, y एक्सिस पे कट कर ही नहीं रहा है तो क्या लिख दोगे इंफिनिटी, पैरेलल जा रहा है। z एक्सिस पे 1 तो 1 by 1, 1 by infinity, 1 by 1, 1 0 1। तो देखो 2 बार 1 1 बार 0, एरिया होगा √2 स्क्वायर। देखो जो मैं बोल रहा हूँ सच है कि नहीं, बिल्कुल सच है। ओके गाइस, सो दिस इज समथिंग नोन एज मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन्स। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन्स और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्लेनर डेंसिटी के कैलकुलेशंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, चलिए अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन्स। तो we are taking a plane, not plane but a unit cell, x y z। एक बार फिर से नाम दे रहा हूं, a b c d e f g h। भाई सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि अगर कोई प्लेन किसी एक्सिस के पैरेलल है तो उस डायरेक्शन का या उस एक्सिस का मिलर इंडेक्स 0 होता है। जैसे मैंने कहा इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू some axis, then Miller index for that axis is 0। जैसे अगर मैं प्लेन ABCD की बात करूं तो ABCD x और y एक्सिस के पैरेलल है तो आपको याद होगा इसका मिलर इंडेक्स नंबर 0 0 1 आया था। जिस एक्सिस के पैरेलल उस एक्सिस पे इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 0। किसी भी प्लेन का एग्जांपल ले लो, आप कल को बोलो सर प्लेन EFBA 0 1 0, x और z के पैरेलल है तो x और z पे मिलर इंडेक्स क्या हो जाएगा 0। सेकंड, two parallel planes have qualitatively same Miller indices। क्वालिटेटिवली मतलब क्वांटिटी में देखने में डिफरेंट होंगे, क्वालिटेटिवली मतलब नंबर ऑफ जीरोस और वन सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्लेन ABCD की तो मिलर इंडेक्स क्या आए थे 0 0 1। फिर हमने देखा प्लेन EFGH क्या आए थे 0 0 1 बाहर। मे भी दिखने में दोनों अलग हो सकते हैं बट गाइस नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस रिमेन द सेम। ओके, दो पैरेलल प्लेन, कोई भी दो पैरेलल ले लो आपको बता देता है। थर्ड पॉइंट, इफ H1 K1 L1 आर मिलर इंडेक्स ऑफ वन प्लेन, H2 K2 L2 are the Miller indices of second plane, then these two planes are said to be perpendicular to each other if H1 H2 K1 K2 L1 L2 is equals to 0। Okay guys, H1 H2 K1 K2 and L1 L2 is equals to 0। For example मैं दो perpendicular plane ले ही लेता हूँ ABCD 0 0 1 और ABFE 0 1 0। H1 K1 L1 H2 K2 L2 देखो 0 into 0 0 plus 0 into 1 0 plus 1 into 0 0 और दोनों कैसे हैं परपेंडिकुलर। फोर्थ गाइस, अगर दो प्लेन्स हैं
तो इनके बीच का अगर आप कोई एंगल निकालना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा cos थीटा इज इक्वल्स टू h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस n1 l2 डिवाइडेड बाय h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर इनटू h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर। सो गाइस मिलर इंडेक्स अगर आपको दो प्लेन्स के पता है तो आप उन दो प्लेन्स के बीच का एंगल बता सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं, डोंट वरी गाइस, हालांकि आते बहुत कम है बट फिर भी देखेंगे। फिफ्थ इज दैट फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि इफ ए प्लेन इज नियर बाय origin, its index number will be more as compared to किसके कंपैरिजन as compared to the plane which is far away from origin। और ऐसा होगा क्यों? क्योंकि नेक्स्ट नंबर में आखिरी स्टेप होता है, पहला स्टेप सेकंड स्टेप होता है रेसिप्रोकेशन। तो इंटरसेप्ट का जब रेसिप्रोकल ले लोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो पास है उसका नंबर बड़ा आएगा, जो दूर है उसका नंबर छोटा आएगा। एक बार दिखा भी देता हूं। मान लो मैंने एक प्लेन ऐसे ले लिया, ये वाला PQRS मैंने ऐसा लिया कि a/2 डिस्टेंस पे है, a/2 पे है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये a/2। तो अगर इसके लिए मैं लिखूंगा रेशनलाइज रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट इन 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो आप देखो x एक्सिस के पैरेलल है, आप क्या लिख दोगे इंफिनिटी, y एक्सिस के पैरेलल इंफिनिटी, z एक्सिस पे कहां इंटरसेप्ट कर रहा है 1/2 पे, रेसिप्रोकेट करो 1/infinity 1/infinity 1/1/2, तो इट इज गोइंग टू बी 0 0 2। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या आ गया 0 0 2। सो डियर इस प्लेन का जो इंडेक्स नंबर है PQRS का, प्लेन PQRS, इसका इंडेक्स नंबर 0 0 2 है, जबकि ABCD का 0 0 1 है, जबकि PQRS वाला ओरिजिन के ज्यादा पास है। तो गाइस PQRS वाला ओरिजिन के पास है, उसका इंडेक्स नंबर है 0 0 2। ABCD वाला ओरिजिन से दूर है तो उसका इंडेक्स नंबर है 0 0 1। तो गाइस ऐसा प्लेन जो ओरिजिन से दूर होगा उसका इंडेक्स नंबर छोटा होगा और जो पास होगा उसका इंडेक्स नंबर बड़ा होगा। अब गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस निकालने सिखाऊंगा और हम प्लेनर डेंसिटी का कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। फिर हम मेजर इंडाइसेस फॉर लीनियर डेंसिटी के लिए, लीनियर के लिए देखेंगे सारा काम, और इसके साथ हमारा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स की तरफ जाएंगे। सो गाइस इसके बाद एक लेक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी होगा। चलिए पढ़ते हैं।